जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, अगर इस चीज़ की तरफ आपको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट आता है तो आप यकीन मानिए यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको सिखा सकती हैं। लीबिया, आप ज़रा सोचिए कि लीबिया से भारत को आखिर क्या हो सकता है या फिर क्या हासिल हो सकता है। लीबिया से तो भारत का कुछ ऐसा वो भी है नहीं है ज़्यादा कुछ व्यापार वगैरह, लेकिन जब अर्दोगान मतलब तुर्की की दखलंदाजी लीबिया में बढ़ती हुई दिखी तो भारत ने उसको आईना दिखाने में देरी नहीं करी। दरअसल अर्दोगान उसी तुर्की के प्रेसिडेंट हैं, उसी तुर्की के राष्ट्र प्रमुख हैं जिसने कभी धारा 370 कश्मीर से हटाए जाने पर पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था और भारत के खिलाफ बयानबाजी भी करी थी। ये वही तुर्की है जहां पर आमिर खान लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग करने पहुंचे थे और वहां की प्रथम महिला से मुलाकात करी थी और बाद में आलोचनाओं का इतना सामना किया कि भाई आज की डेट में उनकी लाल सिंह चड्ढा मतलब फ्लॉप हो चुकी है। अब ऐसे में भारत ने किस तरीके से लीबिया के हाथों अर्दोगान को आड़ों हाथों लिया है, इसी बारे में बात करने वाले हम लोग इस वीडियो में। कश्मीर मुद्दे पर लगातार पाकिस्तान की भाषा बोलते आ रहे तुर्की को भारत ने संयुक्त राष्ट्र में तगड़ी लताड़ लगाई है। उत्तरी अफ्रीकी देश लीबिया में तुर्की की दखल को देखकर नई दिल्ली ने इस्तांबुल को आईना दिखाया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज ने जोर देकर कहा कि लीबिया की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा की जानी चाहिए। दरअसल तुर्की लीबिया में हथियारबंद विद्रोही गुटों का खुलकर साथ देते हुए वहां एक तरह से अपनी कठपुतली सरकार बैठाने की नापाक कोशिश कर रहा है। भारत ने लीबिया पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को खुल्लम खुल्ला धता बताने और उसका लिहाज न करने को लेकर तुर्की की काफी आलोचना करी है। कंबोज ने कहा कि यूएनएससी प्रस्ताव का इस तरह का उल्लंघन गंभीर चिंता का विषय है। लीबिया पर यूएनएससी की ब्रीफिंग में हिस्सा लेते हुए रुचिरा कंबोज ने कहा कि इस तरह की गतिविधियां लीबिया के अलग अलग गुटों के बीच 2020 में हुए संघर्ष विराम समझौते का भी उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि तुर्की की इन गतिविधियों को लीबिया में पहले से ही चला आ रहा राजनीतिक गतिरोध पर बुरा असर पड़ा है। लीबिया में क्यों एक बार फिर से हालात बिगड़े, इसे भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि भारत ने किस तरह एक बार फिर पाकिस्तान परस्त तुर्की की कमजोर नस दबाई है। दरअसल हाल के सालों में भारत और तुर्की के रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा दूरियां बढ़ चुकी हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगान कश्मीर मुद्दे पर लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे। 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद से तुर्की लगातार इस मुद्दे पर पाकिस्तान के रुख का समर्थन करता रहा। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र के मंच से भी कश्मीर पर पाकिस्तान के रुख का समर्थन करता रहा। भारत बार बार अपने आंतरिक मामलों पर बाहरी देशों को टिप्पणी करने या फिर दखल देने की कोशिश से बाज आने की नसीहत देता है, लेकिन तुर्की समझने को तैयार ही नहीं था। इसलिए लीबिया मुद्दे को लेकर नई दिल्ली ने तुर्की की सबसे कमजोर नस दबा दी। 2019 से पाकिस्तान के कश्मीर राग पर सुर मिला रहे तुर्की को भारत दो टूक और मुंहतोड़ कूटनीतिक जवाब देता आया है। उसी साल नई दिल्ली ने पूर्वोत्तर सीरिया के कुदरो के इलाकों में तुर्की की तरफ से किए जा रहे हमलों पर न सिर्फ एतराज जताया था, बल्कि उसे सीरिया के आंतरिक मामलों में दखल करार दिया था। सितंबर 2019 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की को सख्त कूटनीतिक संदेश दिया था। संयुक्त राष्ट्र सत्र में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका पहुंचे पीएम मोदी ने तुर्की के 3 ध्रुव विरोधी पड़ोसी देश साइप्रस, आर्मेनिया और ग्रीस के प्रमुखों के साथ अलग अलग अहम मुलाकात करी थी। साइप्रस और तुर्की के बीच 1974 से विवाद चला आ रहा है। दरअसल तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर कब्जा करके रखा है और उसे टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न सरप्राइज नाम देता है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति निकोस से मुलाकात में साइप्रस की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय स्वायत्तता पर जोर दिया। इसी तरह आर्मेनिया और साइप्रस से तुर्की की दुश्मनी दशकों पुरानी है। आर्मेनिया तुर्की से अपनी लाखों नागरिकों के नरसंहार का आरोप लगाता रहा है। इससे दोनों देशों में तनाव बना रहता है। एक सदी से भी ज़्यादा पहले 1915 से 1918 के बीच तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य ने आर्मेनिया में भीषण नरसंहार को अंजाम दिया था। करीब 15 लाख आर्मेनियाइयों को मौत के घाट उतारा था। उसके बाद से ही दोनों पड़ोसी देशों में कभी भी संबंध अच्छे नहीं रहे। तुर्की का अपने एक और पड़ोसी देश ग्रीस के साथ भी लंबे समय से समुद्र क्षेत्र को लेकर विवाद है। पीएम मोदी की इन तीनों देशों के प्रमुखों से मुलाकात का मकसद तुर्की को पाकिस्तान की भाषा में बोलने के खिलाफ दो टूक संदेश देना है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में बीते महीने के आखिरी में अचानक हथियारबंद गुटों के बीच हिंसा भड़क गई। ये पिछले 2 सालों का सबसे भीषण संघर्ष था। दरअसल 2011 में तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी को सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद से ही लीबिया में उथल पुथल का दौर जारी है। गद्दाफी को सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद लीबिया में लोकतांत्रिक सरकार की कोशिशें हुई, लेकिन ये उत्तरी अफ्रीका देश गृहयुद्ध और हथियारबंद मिलिशिया के प्रतिद्वंद्विता का अखाड़ा बन चुका है। 2014 में त्रिपोली में हुए भीषण संघर्ष के बाद एक गुट पूर्वी लीबिया की तरफ चला गया था। गुट ने खलीफा हफ्तार को मिलिट्री चीफ घोषित कर दिया था। इस गुट में लीबियाई संसद के ज़्यादातर सदस्य शामिल हैं। दूसरी तरफ राजधानी त्रिपोली में प्रधानमंत्री अब्दुल हमीद दबीबे बैठे हैं। इस गुट को तुर्की का खुला समर्थन है। त्रिपोली में तुर्की ने अपनी सेना भी तैनात करके रखी है। वहाँ एक एयरबेस पर तुर्की का नियंत्रण भी है। पूर्वी लीबिया में संसद ने दबीबे सरकार को अवैध घोषित करते हुए फती बशागा के नेतृत्व में नई सरकार गठित करी है।
ये दोनों ही गुट लीबिया की सत्ता पर नियंत्रण की होड़ में है। 2019 में हफ्तार की लीबियन नेशनल आर्मी ने त्रिपोली पर नियंत्रण की कोशिश भी की थी। तब तुर्की ने दिबिबे गुट का खुलकर साथ दिया था। बाद में संयुक्त राष्ट्र की पहल पर शांति प्रक्रिया शुरू हुई और दोनों गुटों में संघर्ष विराम पर सहमति बनी थी। अब देखिए, सीधी सी बात यह कि समय पर चुनाव नहीं होने की वजह से अब पूर्वी लीबिया पर नियंत्रण रखने वाले गुट प्रधानमंत्री दबिबे पर त्रिपोली की सत्ता छोड़ने को कह रहे हैं। गुट ने मार्च में दबिबे सरकार को अवैध घोषित करते हुए फशी बशगा के नेतृत्व को नई सरकार के साथ ऐलान कर दिया था। लेकिन बात वही कि यहाँ पर इन सभी चीज़ों का फायदा भारत ने उठाया और भारत ने ऐसे समय पर तुर्की को इस चीज़ के लिए छेड़ दिया है जब तुर्की ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। और जाहिर बात है, जब चीज़ें सरप्राइज तौर पर ऐसे टाइम पर सामने आती हैं तो कई लोगों को संभलने का मौका नहीं मिलता, और कुछ ऐसा ही यहाँ पर तुर्की के साथ भी हो गया। आप लोगों का कहना है इस विषय में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।